नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका इस YouTube चैनल पे स्वागत है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि एसएससी, यूपीएससी और जो जेकेएसएसबी के भी जितने भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट, अकाउंट्स असिस्टेंट या जेकेपी में कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट आ रही है या एसएससी में जीडी, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आप गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हो तो 99% एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक आता ही आता है। तो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आपने ये समझना कि हम फ्रीडम स्ट्रगल किसकी बात कर रहे हैं। जो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होती है 1857 से। आप जानते हो कि अंग्रेज़ों से पहले मुग़लों का रूल था यहाँ पे, और जब तक मुग़ल्स थे तब तक एक्चुअली जो अंग्रेज़ थे वो 1600 में ही आ गए थे। लेकिन 1600 ईस्वी के बाद मुग़ल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि अंग्रेज़ों की औकात नहीं थी कि उस समय इंडिया पे या हमारे एरियाज़ पे वो रूल कर सके। मुग़ल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इंटेलिजेंट भी बहुत थे। अब हुआ क्या कि औरंगज़ेब की डेथ हो गई 1708 में। तब तक अंग्रेज़ बिजनेस करते रहे, मुग़लों के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखे और कोई गुस्ताखी नहीं की। उनको पता था गुस्ताखी किए करेंगे तो टांगे जाएंगे। जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ होती है 1708 में, तो उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज़ अपने पाँव पसारना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअली औरंगज़ेब की डेथ के बाद मुग़ल साम्राज्य जो है वो कमज़ोर होता चला गया और अंग्रेज़ अपनी ताकत बढ़ाते चले गए। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है, अंग्रेज़ का मतलब क्या है। इंडिया में अलग अलग तरह के अंग्रेज़ आए। जैसे इंग्लैंड वालों को हम बोलते हैं ब्रिटिशर्स, पुर्तगीज़ आए, डच आए, डेन्स आए। तो जिन्होंने इतना लंबा राज किया वो ब्रिटिशर्स थे, जो कि इंग्लैंड से आए थे। ठीक है, तो बाकी तो हम डिटेल में आगे सारा पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसकी क्रोनोलॉजी कि हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है 1857 से कैसे कैसे हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट है वो आगे बढ़ती गई और उसमें क्या क्या होता गया। आजकल क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में से भी आते हैं, कब क्या हुआ, और क्रोनोलॉजी से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आगे हम ये इवेंट्स कैसे कैसे हुए, पहले कौन आया, बाद में कौन आया। तो आज हम पूरे फ्रीडम स्ट्रगल का एक ओवरव्यू जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1600s यानी 1600 से 1650 यानी मिड 17 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में आ गई और वो अपना ट्रेड उसने स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने 2 फैक्ट्रियां लगाई, एक मसूलीपट्टनम में और एक सूरत में। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने फोर्ट्स बनाए और अपनी जो लोकल पॉलिटिक्स थी उसमें इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद इन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी की, मिलिट्री डोमिनेंस भी। ये अपनी फैक्ट्री के लिए सैनिक बुलाते थे इंग्लैंड से और धीरे धीरे इन्होंने अपनी ही आर्मी बनाना स्टार्ट कर दी। मेन जो इवेंट है जब हमारे देश की गुलामी स्टार्ट हुई, उसमें एक बहुत बड़ा मेन इवेंट है बैटल ऑफ प्लासी, जो 1757 में आया था। ये भी आपने याद रखना, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसमें अंग्रेजों ने किसको हराया था? नवाब ऑफ बंगाल। कौन थे उस समय नवाब ऑफ बंगाल? सिराज उद दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला के कमांडर थे मीर जाफर, उसका नाम याद रख लेना आपने। तो मीर जाफर जो थे उनको हराया था। एक्चुअली मीर जाफर जो थे वो अंग्रेजों के साथ मिल गए, इन्होंने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गए। और ये कहाँ के नवाब थे? ये बंगाल के नवाब थे। वो बंगाल आज वाला बंगाल नहीं है, ये बंगाल है उन दिनों का जिसमें बांग्लादेश भी है, और उन दिनों बंगाल बहुत बड़ा था। तो अगर बंगाल का नवाब हार गया तो इट मीन्स कि बहुत बड़ा एक एरिया इंडिया का अंग्रेजों के अधीन आ गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे मुगल एम्पायर जो है वो कमज़ोर होता गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जब तक एक बड़ा राजा था, कोई मुगल औरंगजेब था, अकबर था, तब तक छोटे छोटे राजा उनके साथ जुड़ के रहते थे। लेकिन जैसे ही बड़े राजा की डेथ हो जाती है तो बाकी छोटे आपस में लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अंग्रेज उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं कि पहले तो युद्ध करते हैं, जैसे उन्होंने एंग्लो मैसूर वार किया। एंग्लो मैसूर वार में सबसे पहले अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी टीपू सुल्तान के पापा के साथ, उनका नाम था हैदर अली, जो कि मैसूर में राज करते थे। फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। ठीक है, तो इन्होंने 2 चीज़ें रखी थी, एक तो किसी के साथ युद्ध कर लेते थे, उसे हरा लेते थे, और दूसरे कुछ राजाओं के साथ संधि कर लेते थे।
ठीक है। तो इस तरह इन्होंने धीरे धीरे अपना रूल, ये आगे हम पढ़ेंगे, जब हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे फिर बताएंगे कि इनकी क्या क्या पॉलिसीज़ थी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इन्होंने, ये मेन डेडलाइन है, जो मेन इनके जो दो युद्ध हुए थे, एक तो बैटल ऑफ प्लासी और एंग्लो मैसूर वार, इससे तो उन्होंने पूरी तरह कंट्रोल जो है, ऑलमोस्ट पूरी तरह इंडिया पे अपना कंट्रोल जमा लिया था। अब इसके बाद कहते हैं कि जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल है ना, ये 1857 में विद्रोह हुआ, रिवॉल्ट हुआ 1857 का। हालांकि वो जो रिवॉल्ट था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, अंग्रेजों ने उस रिवॉल्ट को क्रश कर दिया। उस रिवॉल्ट के बाद अंग्रेजों को भी पता चल गया कि अब हम इनको उस तरह से नहीं चला सकते जैसे हम पिछले 50 साल में चला रहे हैं। तो अंग्रेजों ने भी काफ़ी सुधार किए, लेकिन इंडियन को भी एक नेशनलिज्म की भावना जाग गई और इंडियन को भी पता चल गया कि चाहे हम क्रश हो गए लेकिन हम लड़ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से धीरे धीरे जो इंडियंस थे, और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को बाहर पढ़ने के लिए भी भेजा था 1857 के बाद, इनके लिए पढ़ाई के रास्ते खोले, क्योंकि उनको पता था कि जब तक इनको इंग्लिश नहीं आएगी तो काम किससे करवाएंगे। तो जब इंडियंस बाहर गए, जहाँ अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने काम किया, थोड़े पढ़े लिखे, तो उन्हें समझ आया कि ये, उन्हें एक तो नेशनलिज्म के बारे में समझ आया और उन्हें पता चला कि हम गुलाम हैं। और बड़ी चीज़ें ऐसी हुई कि जिससे धीरे धीरे इंडियंस में जो फ्रीडम की भूख थी वो बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो इस पूरी मूवमेंट को जो 90 साल चली 1857 से, हालांकि 1857 के पहले भी, 1857 के पहले भी छोटे छोटे आंदोलन चलते रहे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन 1857 से लेकर 1947 तक इस 90 सालों में क्या क्या हुआ वो हमें डिटेल में सारा पढ़ना है, तो उसकी क्रोनोलॉजी देखेंगे। तो उसको हम 3 पार्टों में बांटते हैं। पहले मॉडरेट फेज 1885 से 1905, फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 से 1919 तक, और थर्ड फेज है गांधीयन एरा। क्यों इन 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं? पहले हम बात करते हैं मॉडरेट फेज की, कि पहले पढ़े लिखे लोग आए, उन्होंने मिलकर कांग्रेस बनाई, फिर उन्होंने सोचा कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, ठीक है, अंग्रेजों से अपनी बात मनवाएंगे। फिर उसके बाद जब थोड़े और आगे हम बढ़े तो एक्सट्रीमिस्ट फेज आ गया 1905 में, आपको पता है। फिर अंग्रेजों ने अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाई थी, जिसके अगेंस्ट बहुत बड़ा इन्होंने बंगाल विभाजन किया था, और पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसे हिंदी में बंगाल का विभाजन भी कहते हैं। तो उसके बाद काफ़ी इंडिया के लोगों ने मिलकर लड़ाई की थी। तो गांधीयन एरा जो 1919 से लेकर 1947 तक का एरा है, इसमें बड़े ज़बरदस्त, जिसमें शहीद भगत सिंह जी शहीद हुए, बड़े बड़े ज़बरदस्त लोग, क्रांतिकारी, फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो आए हैं। लेकिन इसको गांधीयन एरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब गांधी जी आते हैं साउथ अफ्रीका से, उसके बाद जब ये सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो मेजर पूरा इंडिया जो है वो इनके पीछे खड़ा हो जाता है, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया। ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट थे। इनके इर्द गिर्द और भी कई फ्रीडम फाइटर्स जो इनके साथ एग्री नहीं थे, इनकी पॉलिसी के साथ एग्री नहीं थे, वो भी अपना काम कर रहे थे। अनगिनत लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन उसको गांधीयन एरा का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि उस समय गांधी जो थे इन पूरी पॉलिटिक्स के सेंटर में थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉडरेट फेज की। मॉडरेट फेज के, हाँ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है मॉडरेट फेज में कि ये लीडर किस फेज का है। ठीक है, ये कई बार ये भी आता है कि इनमें से कौन सा लीडर एक्सट्रीमिस्ट था या मॉडरेट्स थे। ठीक है, तो आज हम ऊपर ऊपर से सिर्फ क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे, आगे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो इनके लीडर्स थे दादा भाई नौरोजी, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और WC बनर्जी, ये उस समय और भी थे, लेकिन ये मेन लीडर थे जो स्टार्टिंग में जब कांग्रेस की स्थापना हुई और जो सबसे पहली बार हमारी समझो कि नेशनलिज्म की भावना को एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पिरोया गया। इनका काम क्या था? ये अभी आज़ादी की बात नहीं कर रहे, ये बोले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की हमें जो है, हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रिफॉर्म होनी चाहिए कि इंडियन को भी रिस्पेक्ट मिले, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ये पिटीशंस डालते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है, कि हमारे साथ ये इनजस्टिस हो रहा है, हमें भी इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए। उसके बाद इकोनॉमिक क्रिटिक थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कि जो अंग्रेज़ थे वो हमारे देश को चूस रहे थे, क्या बोलते हैं, वेल्थ ड्रेन हो रही थी, वेल्थ को यहाँ से लेके जा रहे थे और बहुत ज़्यादा हरासमेंट करते थे, उसके खिलाफ ये ग्रुप बोलता था। तो दादा भाई नौरोजी ने एक बुक भी लिखी है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
एक और चीज़ याद रखनी, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इस थ्योरी का नाम था ड्रेन थ्योरी, कि अंग्रेज जो है यहाँ से सारा चीज़ें बाहर लेके जा रहे हैं, वो भी इन्होंने दी थी। ठीक है, इनके क्या ऑब्जेक्टिव थे? इनके ऑब्जेक्टिव थे पॉलिटिकल राइट्स प्राप्त करना कॉन्स्टिट्यूशनली, और डोमिनियन स्टेटस की बात करना, ये भी आज़ादी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करना, कि ताकि हम अंग्रेज़ों के साथ मिलके, अंग्रेज़ों की सरकार में पार्टिसिपेट करके हम अपने देश के लिए बेटरमेंट कर सकें, उसके लिए ये लग रहे थे। ठीक है, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ सकती हैं। पहला कि जो मॉडरेट फेज थे उसके लीडर कौन थे, दूसरा दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। फिर आता है एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है 1905 से लेकर 1919 तक है। इसमें थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, इनको कहा जाता है ना लाल बाल पाल। ठीक है, ये डायरेक्ट एक्शन की बात करते थे, ये गर्म दल वाले बंदे थे। ठीक है, ये बाइकआउट करते थे सरकार को और नेशनलिज्म की बात करते थे, और ये कहते थे हमें अपना रूल चाहिए। ये भी अभी आज़ादी की बात नहीं है, ये बोलते हैं अंग्रेज रहें लेकिन हमें रूल क्या चाहिए? अपना चाहिए। तो ये आ गया एक्सट्रीमिस्ट फेज। इसी फेज के दौरान पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में, जलियांवाला बाग हुआ। ठीक है, तो ये बड़ा एक जो 1905 से लेकर 1919 तक है, इसके बीच में अंग्रेजों की क्रूरता जो थी वो हद से ज़्यादा बढ़ी हुई थी, और वो पॉइंटेड आउट भी हुई इन्हीं लीडर्स की वजह से। अब आते हैं गांधीयन एरा। ये आज़ादी तक जो एरा 1919 लेके वो गांधीयन एरा। इसमें कौन है? महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, सरोजनी नायडू हैं, कस्तूरबा गांधी हैं, अरुणा असफ अली हैं, और भी लीडर्स थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, बड़े लीडर हैं, मतलब अनलिमिटेड लीडर्स थे जिन्होंने देश के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी। तो ये हम मेन लीडर्स की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इनका काम था कि संपूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इन्होंने बोला कि ये स्वराज स्वरूज नहीं चलेगा। अब एक्चुअली क्या होता है, जब इंसान कहीं गुलाम होता है, इंसान सबसे पहले धीरे धीरे गुलामी की जंजीरों से निकलता है। पहले उनको लगा कि यार यही हो सकता है कि हम अंग्रेजों के साथ अच्छी तरह चल लें। फिर अगले वाली पीढ़ी आई, उन्होंने बोला नहीं जी हमें अपना रास्ता चाहिए। तो ये वाली जो पीढ़ी थी ये कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, BR अम्बेडकर, ये सारे बाहर से पढ़ के आए थे। तो जब ये अंग्रेजों के वहाँ रह के आए, इतनी इंडिपेंडेंस देख के आए, तो इन्होंने बोला कि ये स्वराज नहीं चाहिए, हमें पूर्ण इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज मतलब आज़ादी चाहिए। इन्होंने संपूर्ण स्वराज की बात की। अब हम क्या करते हैं कि कैसे कैसे ये चला। सबसे पहले 1905 से पहले क्या हुआ? एक तो 1857 में रिवॉल्ट ऑफ 57 हुआ, इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। किसने कहा था? BD सावरकर ने, ये याद रखना। BD सावरकर ने 1857 के रिवॉल्ट को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फॉर्म की। एग्जाम में क्या आएगा? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने फॉर्म की, जहाँ कब फॉर्म हुई। उसके बाद 1875, ये सारी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी है, ये सारा समझाऊंगा। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, क्यों बनी, क्या हालात थे। आज हम सिर्फ क्रोनोलॉजी कर रहे हैं क्योंकि इसमें से भी काफ़ी पेपर आपका क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में खोला, जो कि अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में आएगा किसने खोला था? सर सैयद अहमद खान। कब खोला था? 1875 में। 1876 में 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या बनाई? इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ये सारे क्रोनोलॉजी के वही क्वेश्चन है जो आपको जनरली क्लासेस में नहीं पढ़ाए जाते हैं, जहाँ बड़े कम पढ़ाए जाते हैं, इन पे फोकस नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहीं से फिर पेपर आता तो आप बोलते हो पता नहीं कहाँ से आया पेपर। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। किसने की? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसे AU ह्यूम भी कई बार एग्जाम में आपको ऑप्शन आएगा, AO ह्यूम, तो इसका मतलब यही है। ये स्कॉटिश थे, स्कॉटलैंड से थे, मतलब अंग्रेज ही थे। तो ये क्या थे? ये इटावा जगह है कि ये इटावा के गवर्नर भी रह चुके हुए हैं। ठीक है, और ये ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथो मीन पक्षियों के बारे में जो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलो ये हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद 1907 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने। ये सारी डेट्स, ये सारी क्रोनोलॉजी मैंने निकाली है पिछले पेपरों में से, तो ये सारे एग्जाम में पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, इनके जो डिटेल्ड क्वेश्चन है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है। 1900 में बिरसा मुंडा मूवमेंट हुई। ये बिरसा मूवमेंट बड़ी यंग एज में ट्राइबल्स राइट्स के लिए लड़े और अंग्रेजों ने इनको मार डाला।
1905 में क्या हुआ, पार्शनाप बंगाल, ठीक है। इसी के पार्शनाप बंगाल के विरोध में ही जब अंग्रेजों ने बंगाल को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक हिंदुओं का बंगाल ईस्ट और वेस्ट बंगाल दोनों में, ठीक है। उस बंगाल में आज का बंगाल भी है और बांग्लादेश का एरिया भी था। तो इसी के अगेंस्ट दो मूवमेंट स्टार्ट हुई, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। सॉरी, एक मूवमेंट इसका नाम है स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुई। अब दूसरा फेज है, पहले फेज में ये जो हुआ, अब दूसरा फेज था एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनरी फेज। इसमें क्या क्या, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म हुई जिन्ना द्वारा ने, जिन्होंने तो बाद में ज्वाइन किया, लेकिन ये फॉर्म हुई। अभी ये देखो जब पढ़ेंगे पूरा बताऊंगा। 1911 में बंगाल पार्शन एनल्ड हुआ, एनल्ड मीन खत्म हुआ। 1905 में इन्होंने पार्शन ऑफ बंगाल किया, लेकिन कांग्रेस और बाकी लीडर्स जो भी देश के क्रांतिकारी थे उन्होंने काफ़ी अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो फिर अंग्रेजों ने एंड में 5-6 साल के बाद 1911 में उसको ख़त्म कर दिया। 1914 से 1917 तक गदर मूवमेंट चली। इसके लीडर थे सोहन सिंह बाकना, करतार सिंह सराबा और बरकतुल्ला। ये गदर मूवमेंट इंडिया के बाहर थी, ये फॉरेन में जो लोग थे वो ये मूवमेंट कर रहे थे इंडिया की आज़ादी के लिए, ठीक है। 1915 में गांधी आते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है, गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आते हैं। 1916 में होम रूल मूवमेंट की स्थापना हुई है, किसने की, तिलक और एनी बेसेंट ने, ये याद रखना कब हुई और किसने की, ठीक है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, किसने किया, ये गांधी की फर्स्ट मास सत्याग्रह था, इंडिविजुअल सत्याग्रह था, उन्होंने पहले किया हुआ था। ये बहुत बड़ी पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट का सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, मैस्कर होता है ये, और रॉलेट सत्याग्रह होता है 1919 में, ये दोनों होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं गांधीयन एरा और मास मूवमेंट। ये थर्ड फेज आ गया आज़ादी तक, ये 42 ने इसको 47 करो, ठीक है। 1920 से 22 के बीच में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होती है, ठीक है, असहयोग आंदोलन बोलते हैं इसे हिंदी में, गांधी जी करते थे। 1922 में क्रांतिकारी चोरा चोरी पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे हत्याकांड हो जाता है, तो आग लग जाती है, वहाँ कुछ लोग मर जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है कॉल्ड ऑफ कर देता है। गांधी जी बोलते थे कि जो उनका रास्ता था, गांधी जी बोलते थे कि हम नॉन वायलेंट वे से अंग्रेज़ों से बात करेंगे और अंग्रेज़ों को देश से निकालेंगे, ठीक है। तो इसलिए कोई भी हिंसा, एक्चुअली उनका शायद एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि अगर हम हिंसा करेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे जो वायलेंट एक्टिविटी होगी, तो अंग्रेज़ों को मौका लग जाएगा हमारे लोगों को टॉर्चर करने का। अब नेक्स्ट उसमें क्या है, 1928 में साइमन कमीशन आता है, एक नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट, मैंने एग्जाम में पेपर देखा, नेहरू रिपोर्ट का संबंध जवाहरलाल नेहरू से नहीं है, नेहरू रिपोर्ट का संबंध मोतीलाल नेहरू से, ये याद रखना, आगे पढ़ेंगे ये क्या रिपोर्ट थी। बारदोली सत्याग्रह, ये भी 1928 में होगा। 1929 में लाहौर सेशन होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है 1929 में, इसी में पूर्ण स्वराज की मांग होती है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस कौन से सेशन में डिक्लेयर किया था, 1929 में। ये भी क्वेश्चन आता है कि सेशन में प्रेसिडेंट कौन था, तो ये हम जब सेशन पढ़ेंगे फिर मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी गांधी जी ने स्टार्ट की थी, डांडी मार्च, साल्ट मार्च, ये 1930 में होता है। 1931 में मार्टरडम ऑफ शहीद भगत सिंह, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कभी आपको मौका मिले किसी को पढ़ने का, तो जितने भी लीडर्स हैं सारे अच्छी अच्छी बुक्स लिख के गए हैं, लेकिन जब भी पढ़ने का मौका मिले 4 लोगों को ज़रूर पढ़ना है। 4 लोगों को पढ़ोगे आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। सबसे पहले शहीद भगत सिंह, उनको सिर्फ क्रांतिकारी मत समझो, वो बहुत विजनरी इंसान थे, तो उनकी जो राइटिंग है बड़ी ज़बरदस्त। सेकंड महात्मा गांधी, थर्ड जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन 4 लोगों को पढ़ लोगे, देश की भी समझ आ जाएगी और ज़िंदगी की भी समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद 1931 में गांधीयन इरविन पैक्ट होता है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। 1932 में पुणे पैक्ट होता है। पुणे पैक्ट किस किस में होता है, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में। और फिर उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। इसी के बीच में कैमनोल अवार्ड भी होते हैं जो अंग्रेज स्टार्ट करते हैं सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, ठीक है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक समझो कि उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। फिर 1930 में सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। अंग्रेजों को ब्रिटिशर्स को सेकंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, जिसमें उनको काफ़ी लॉस होता है। तो वो भी हमारे लिए एक एज थी इंडिया के लिए कि जिससे हमें अंग्रेजों पे प्रेशर बनाने में मदद मिली। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म होता है, सुभाष चंद्र बोस इसे फॉर्म करते हैं।
और 1940 में अगस्त ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो गांधी जी द्वारा किया जाता है। अगस्त ऑफर भी आता है इंडिविजुअल 1940 में, ठीक है। 1940 में मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें जिना जो है लाहौर में होती है 1940 में। इसमें ही पाकिस्तान की नींव पड़ जाती है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होती है, ये 1942 में। 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी वही इंडिपेंडेंस जो 1947 में मिली उसकी नींव भी यही डालती है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 1942 में। किसने की थी? मोहन सिंह ने, याद रखना। और रिवाइव किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने रिवाइव की थी, लेकिन उसे बनाया किसने था? मोहन सिंह ने, ठीक है। 1945 में राजगोपालाचारी फार्मूला, CR फार्मूला, ये क्या था? देखो 1945 में स्थिति ये थी कि देश आज़ाद होने की कगार पे था, लेकिन हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। वो पाकिस्तान वाला इशू बीच में आ गया, हमें अपना वो चाहिए, देश चाहिए। तो एक ना डेडलॉक बन गया कि एक साइड कांग्रेस होगी और एक साइड ये मुस्लिम लीग होगी। तो अब ये दोनों मिलेंगे नहीं, इकट्ठे होकर लड़ेंगे नहीं, तो देश आज़ाद कैसे होगा, ठीक है। इस देश की ताकत ही एकता में है। जब तक हम सारे एक हैं तभी एक देश जो है मजबूत रहता है। तो फिर CR ने ये फार्मूला निकाला कि उसने फार्मूला बनाया कि हम एक फार्मूला करते हैं, हमें भी इकट्ठे मिलके लड़ेंगे। और फिर जब देश आज़ाद होगा तो हम जो नॉर्थन एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम हैं वहाँ हम प्लेबिसाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ये एक फार्मूला उन्होंने लाया था। फिर उस फार्मूले का क्या हुआ, कांग्रेस ने माना नहीं माना, वो सारा हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे डेडलॉक तोड़ने के लिए CR फार्मूला लाया। 1945 में वेवल प्लान आ गया, ठीक है। और शिमला कॉन्फ्रेंस होती है। 1946 में नेवल मीटिंग होती है। नेवल मीन जो रॉयल नेवी थी ना ब्रिटिशर्स की, उसमें इंडियन थे। जब वर्ल्ड वार के दौरान वो बाहर गए, उन्होंने देखा यार हमारा देश तो बुरी तरह गुलाम है, तो उन्होंने भी आके म्यूटिनी कर दी कि हमें भी आज़ादी चाहिए। इसके बाद क्या होता है? फाइनल फेज 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आ जाता है कि भाई देश को आज़ादी देनी है, कैसे कैसे होगी। 1947 में माउंटबेटन को अपॉइंट किया जाता है कि भाई तुम आज़ादी कैसे, ये देश बनेंगे, दोनों कैसे रहेंगे, पाकिस्तान कैसे बनेगा, इंडिया कैसे बनेगा, ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स कैसे होगा इंडियंस को। तो इस पर सारी डिस्कशन हुई। तो ये सारी थी क्रोनोलॉजी कि कैसे कैसे फ्रीडम स्ट्रगल हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो 1857 का रिवॉल्ट होगा। उसमें हम थोड़े पीछे वाले छोटे छोटे आंदोलन भी पढ़ेंगे। फिर वहाँ से हम आगे लेक्चर बाय लेक्चर चलते जाएंगे और 1947 तक सारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आपको पढ़ाई जाएगी। एक से बेटर एक वीडियो होता जाएगा। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको और अच्छा कंटेंट और अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर करो।